हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरविंद पानागड़िया, जो कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। और सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूंगा कि लंबे समय से पंचवर्षीय योजना के परंपरा में हम लोग पड़े हुए थे और पहली बार आपने 3 ईयर एक्शन प्लान लागू किया है। तो मेरे जहन में जो आम आदमी की भाषा में सवाल उठा वो ये कि पंचवर्षीय योजना के मुकाबले 3 ईयर एक्शन प्लान अगर इम्प्लीमेंटेशन लेवल के लिहाज से कहें तो किस तरह से अलग है? तो इसमें जो है हमारे ज्यादातर सारे एक्शन पॉइंट्स हैं। जैसे पंचवर्षीय योजना में हम काफी रिव्यू करते थे कि क्या हुआ पिछले 5 साल में, क्यों हमें अब कुछ करना चाहिए और फिर क्या करना चाहिए, उससे शायद कम होता था। इस एक्शन एजेंडा में जो करीब 200 पेज का है उसमें ज्यादातर हमारे सारे एक्शन पॉइंट्स हैं कि भाई आप कोई भी एरिया ले लीजिए। जैसे आपने एग्रीकल्चर का लिया तो एग्रीकल्चर के क्या 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 एक्शन पॉइंट्स हैं, क्या करना चाहिए हमें। इंडस्ट्री में हमने लिया इंडस्ट्री और सर्विसेज का, इसमें क्या क्या एक्शन पॉइंट्स हैं। तो इसी तरीके से सारे हमने एक्शन पॉइंट्स लिए हैं। इसके अलावा हमने इसको बहुत वाइड रेंजिंग है, हमने सारे एरियाज को कवर किया है। इसमें जहां तक कि हमने सिविल सर्विस रिफॉर्म की भी बात करी है, जुडिशियल रिफॉर्म की भी बात करी है। तो करीब करीब सारा जो इकोनॉमी से रिलेटेड सेक्टर्स हैं उन सब की बात हमने इसमें करी है। इसी वजह से मेरे मन में एक सवाल उठा कि आप इस तरह से एक्शन पॉइंट बता रहे हैं, एक्शन एजेंडा बता रहे हैं, इसका मतलब सरकार को इस पे अमल कर देना चाहिए बगैर सोचे, क्योंकि आपने रिसर्च काफी कर चुका है और काफी लोगों से कंसल्टेशन भी आपने कर लिया। लेकिन आप कितने उम्मीद रखते हैं कि इस एक्शन एजेंडा पे सरकार वाकई में अगले 3 साल में काम करेगी? नहीं, मैं इसमें बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बहुत आशावादी हूँ, क्योंकि पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री जो हैं बहुत रिफॉर्म ओरिएंटेड हैं, वो रिस्क टेकिंग हैं। तो एक तो ये मेरा ऑप्टिमिज्म का आशावादी होने का बहुत बड़ा कारण है। दूसरा बहुत बड़ा कारण मेरा आशावादी होने का ये भी है कि इसमें आज की तारीख में हमारे जो देश में मुख्यमंत्री हैं ज्यादातर स्टेट्स में, वो भी बहुत रिफॉर्म ओरिएंटेड हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारी जो है नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई उसमें भी बहुत जो है इस बारे में कि हमें आगे बढ़ना है, ये थीम काफी फोर्सफुली तो ये सामने आई। ये कह सकते हैं कि एक्शन एजेंडा के अधिकांश बातों पर संबंधित मंत्रालय और चीफ मिनिस्टर्स भी काफी हद तक सहमत हैं। हाँ, मेरा मतलब कि हमने जो है इसको लिखते समय, इसके पहले और इसके दौरान सबको हमने कंसल्ट किया है। इसमें सारा मैंने लिस्टिंग किया है कि किस किस को हमने, कई तो हमने पूरे नाम भी दिए हैं, पर सारी मिनिस्ट्रीज को हमने सेंट्रल गवर्नमेंट पे कंसल्ट किया है, सारी राज्य सरकारों को हमने कंसल्ट किया है। हमारे यहाँ से एडवाइजर्स अपने डायरेक्टर्स को लेकर हर स्टेट में गए। मतलब ये सिर्फ नीति आयोग का एक्शन एजेंडा नहीं, बल्कि आप सभी लोगों से बातचीत करके सभी के सुझाव इसमें शामिल किए गए। हाँ, स्पेसिफिक मुद्दों पर जाऊं इससे पहले मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि इस एक्शन एजेंडे को लागू करने में आपको क्या लगता है सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहने वाला है? हाँ, नहीं, इसमें चैलेंज तो इसी पर निर्भर करेगा कि क्या चीज हम करना चाह रहे हैं। इसमें इतना वाइड रेंजिंग एक्शन एजेंडा है तो कई चीजें आसानी से हो सकती हैं, कई शायद नहीं हो सकती हैं। पर हमने रखा है, हमने ये भी कहा है कि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो 3 साल में जारी करके खत्म भी की जा सकती हैं, कई ऐसी हैं जो 3 साल में शुरू की जाएंगी पर शायद खत्म होने में ज्यादा समय। हालांकि इसकी डिटेल आपने पूरे एक्शन एजेंडा में बताया जो 200 पेज के आसपास है, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहूंगा अपने दर्शकों को बता दें आप कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो थोड़े से आसानी से जल्दी तुरंत लागू किए जा सकते हैं एक्शन एजेंडे में आपके हिसाब से? हमने जैसे एग्रीकल्चर में कई बातें बताई हैं, इरिगेशन से रिलेटेड है, PMKSY से रिलेटेड हैं, उसमें हम आगे बढ़ना शुरू कर सकते हैं। जो मार्केटिंग रिफॉर्म्स हैं एग्रीकल्चर में, उसमें हम आगे बढ़ना शुरू कर सकते हैं। चल रहा है ऑलरेडी, हम राज्य सरकारों से बात कर रहे हैं। इसी तरह लैंड लीजिंग का है, हम उनके साथ बात कर रहे हैं, तो आगे प्रोग्रेस चल रही है इसी वक्त हमारी। इसी तरीके से हमारा थोड़ा एम्बिशियस ये भी एक आइडिया ये भी दिया है हमने उसमें कि हम कुछ कोस्टल एम्प्लॉयमेंट जोन्स बनाएं। तो उसमें भी हम चाहते हैं कि हमने ये रिकमेंड किया है कि हम 17-18 साल में, मीनिंग 2017-18 के साल में कम से कम इसको हम लॉन्च कर दें। ऐसे कितने जोन बनाने के टारगेट है? कैसे हम कह रहे हैं कि पहले 2 से शुरू करें, क्योंकि थोड़ा फोकस अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा 2-3 साल में थोड़ी सक्सेस इसकी बनाई जाए। इसकी शुरुआत हो भी गई थी, इसकी शुरुआत हो भी गई कोस्टल इकोनॉमिक जोन बनाने को लेकर के नितिन गडकरी ने कुछ उद्घाटन भी किया था। खैर, इसके अलावा जो एक मुद्दा आपने उठाया है, अगर स्पेसिफिक बात करूं कि गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दीजिए, तो ये मुद्दा चूंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म से उठाते गए, आपने भी कई इंटरव्यू में कहा भी है। अब ये कितना फिजिबल आपको दिख रहा है, चूंकि GST लागू करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ स्मगलिंग काफी ज्यादा बढ़ रही है गोल्ड की? हाँ, नहीं, वो इसीलिए हमने कहा है कि क्योंकि इसमें ऐसा है कि हमारा जो है गोल्ड पे कस्टम ड्यूटी जो थी ना, हम एक समय पर खत्म कर चुके थे।
फिर ये हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत लार्ज हो गया था जब श्री पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उस समय फिर वापस जो है शायद ये सहमति थी उस समय के जो वित्त मंत्री थे उनमें और उनके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो रघुराम राजन थे, उनमें ये सहमति थी कि कस्टम ड्यूटी इसका अच्छा सोल्यूशन है। मेरा तब भी मानना ये था कि कस्टम ड्यूटी एक्चुअल में इज नॉट द राइट सोल्यूशन फॉर करंट अकाउंट डेफिसिट। मैक्रो इकोनॉमिस्ट जनरली इस बात को मानते हैं कि कस्टम ड्यूटी इज नॉट to be thought of as a solution to current account deficit. पर in any case ये इंट्रोड्यूस हुई, तो जब जीरो पे हम थे तो अभी भी कुछ तो काम हम कर ही सकते हैं, मैं समझता हूँ। पर यू आर राइट कि इसमें डिसीजन जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का होगा, पर अल्टीमेटली हमारा जॉब नीति आयोग से जो है अच्छी पॉलिसीज को एडवोकेट करना है। फिर इस एडवोकेसी में हम सफल होते हैं या नहीं, ये आगे देखने की बात। तो इस पे दो वजह बता रहे हैं, एक तो सीडी थोड़ा सा कंट्रोल में आता हुआ जा रहा है, और दूसरा कि अभी स्थिति उतनी गंभीर नहीं है कि आप कस्टम ड्यूटी उस लेवल बना के रखें। हाँ, और फिर हमने इस कॉन्टेक्स्ट में भी कहा है कि हमारे जो जेम्स एंड ज्वेलरी का जो इंडस्ट्री है उस पे वजन पड़ता है अगर सोने पे इतनी कस्टम ड्यूटी है। तो आपके हिसाब से कितनी होनी चाहिए? पहले टर्म उसको कट करना? नहीं, उसको कट करना शुरू करें। अभी मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि आपको कोई फिगर दे सकूं कि इतना कट करें, पर अगर हम डायरेक्शन एक बार थोड़ा सेट कर दें तो कम से कम 2% कर सकते हैं। हाँ, जो भी रेवेन्यू मिनिस्ट्री, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो भी ठीक समझता है, तो कंफर्ट लेवल रेवेन्यू डिपार्टमेंट का इसमें होना चाहिए। इसलिए मेरा कोई स्पेसिफिक प्रतिशत इस बारे में कहना ठीक नहीं है। क्योंकि आपने कहा था कि हमने सुझाव देने से पहले सबसे बातचीत की थी, तो इस मुद्दे पर आपकी बातचीत हुई थी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से या कॉमर्स मिनिस्ट्री से? नहीं, हम बातचीत हमारी तरफ से बिल्कुल करी है, क्योंकि हमने बातचीत की है और कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हमें, पर बातचीत निश्चित रूप से हुई हमारी। एक दूसरा मुद्दा जो काफी लंबे समय से चल रहा है और आपने कई सारे सुझाव भी दिए थे, वो है एनपीए को लेकर के। सरकार एक पॉलिसी लाने की बात कर रही थी, मुझे लगा अब टुकड़ों में इसको लागू भी करना सरकार ने शुरू कर दिया है। तो जो कदम एनपीए को दूर करने के लिए सरकार उठा रही है, आपको लगता है वो सही डायरेक्शन में है और वाकई में एनपीए की समस्या को दूर कर देंगे हम? हाँ, नहीं, अब मैं समझता हूँ कि अब सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ समय खोया। मैं समझता हूँ कि शुरू के सालों में आरबीआई ने थोड़ा इसको बहुत ड्रैग किया, पर अब मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ी प्रोग्रेस फास्टर है। अल्टीमेटली हमको जो है, ये हमने लिखा भी है एक्शन एजेंडा में, हमारी रिकमेंडेशन है भी कि अल्टीमेटली हमको जो है एनपीएस बैंक्स में हैं इनको निकालना पड़ेगा बैंक्स के बाहर से। कैसे करते हैं, कहाँ ले जाते हैं, उसका भी हमने एक सजेशन दिया है उसमें, पर ऑल्टरनेटिव्स भी हो सकते हैं, तो वो कोई बात नहीं है। जो भी प्रैक्टिकल सोल्यूशन बनता है उसको फॉलो किया जाए। जहां तक मैंने जब इसको इस पे पढ़ा, देखा है कैसे दिक्कतें वो हो रही हैं, तो मुझे लगा दो दिक्कत काफी ज्यादा है। एक तो हेयर कट बैंक लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनके बैलेंस शीट पे दिखता है, और दूसरा जब किसी प्रॉपर्टी को ऑक्शन करने जाते हैं अपने लोन रिकवरी के लिए, तो वो मार्केट प्राइस उतने मिल नहीं पा रही उनको, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या है? और दूसरी आप कह रहे हैं कि अब सरकारी कंपनियां उसको टेक ओवर कर लें। उसमें सरकारी कंपनियां भी थोड़ी हिचक रही हैं कि मैं क्यों एक डिफॉल्ट सर्टिफिकेट कंपनी को मैं क्यों टेक ओवर करूं। इन सब का सॉल्यूशन क्या है आपके साथ? तो हमने तो इसमें सोल्यूशन ये बताया है कि ऑप्शन इसका किया जाए, तो जो कीमत का इशू है उसके लिए हमने ये कहा है कि जो स्टेट बैंक लेड एआरसी भी है एक, उसको थोड़ा अगर हम स्ट्रेंथन करते हैं तो वो प्राइस पे थोड़ा सा डिसिप्लिन देने में कामयाब हो सकती है। एक तो पहली बात ये कही। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो हमने ये कही है कि आप हर एसेट में ऐसा करें कि जो बायर है उसको 20% स्टेक दें, 80% स्टेक आप जो हैं लेंडर्स हैं, जो बैंक्स हैं, उनके पास रहने दें। तो उससे क्या होगा कि अगर कोई भी अपसाइड पैदा होती है उसकी, आप किसी भी कीमत पर ले रहे हैं, पर अल्टीमेटली तो अपसाइड जो उसकी बनती है, ज्यादा रिकवरी होती है, तो 80% वापस बैंक के पास आ जाएगा। और अगर एआरसी को आप 20% देंगे तो जैसा कि कहते हैं कि भाई दैट गिव्स अनफ स्किन इन द गेम ऑफ द एआरसीज ऑल्सो, तो उनके लिए ये जो है एक इंसेंटिव रहेगा कि मुझे 20% में रिकवरी अच्छी करूं मैं, तो मुझे भी अच्छा पैसा मिलेगा। तो ये बैलेंस मुझे लगता है कि 80-20 का अगर हम करके करते हैं तो अच्छी संभावना है। और इसमें
एलिगेशन जो लगते हैं, जिसका डर रहता है बैंक्स को कि आपने जो है एसेट्स को सस्ते में बेच दिया, तो उसकी रिस्क नहीं रहेगी, क्योंकि अपसाइड पोटेंशियल जितना भी बनेगा 80% में उनको मिल जाएगा। एक जो सुझाव आ रहा था, सुनने में काफी अच्छा लगता था, अरविंद सुब्रमण्यम ने भी सुझाव दिया था, वो है कि बैड बैंक बना दिया, जो एसेट रिस्ट्रक्चर कंपनी बना दिया जाए। तो उसको लेकर के कितने आप सहमत है कि वाकई इस तरफ कदम उठाने चाहिए? नहीं, एक समय पर मैंने सोचा था कि शायद ये सोल्यूशन हो सकता है, पर काफी सोचने के बाद, एक्सपीरियंस भी देख के मुझे लगा कि शायद इसमें जो है समय हमें ज्यादा लग सकता है, क्योंकि जो है नई इंस्टीट्यूशन को खड़ा करना पड़ेगा और कन्विंसिंगली खड़ा करना पड़ेगा, और फिर उस इंस्टीट्यूशन में हम इसको लाएंगे, तो ये टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो सकता है। तो इसलिए मैंने ये महसूस किया लेटली कि शायद प्राइवेट एआरसीज के थ्रू अगर हम करते हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, वो थोड़ा फास्टर होगा। एक दूसरा मुद्दा है, वो है जो आपने इसमें अलग अलग सेक्टर के हिसाब से बताया भी है, वो है एम्प्लॉयमेंट को लेकर के। एफडीआई में जाहिर तौर पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन एफडीआई जितने हद तक हम उम्मीद करके बैठे थे कि रोजगार में ट्रांसलेट होगा, वो शायद नहीं हो पा रहा है। ये इससे सहमत है आप? नहीं, सी इसमें रोजगार में हमें असल में एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है, पर शॉर्ट में आपको ये कह दूं कि हमारे जो डेटा इंडिकेट करते हैं रोजगार इटसेल्फ, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो हमारी लो है। सवाल ये है कि हाई प्रोडक्टिविटी जॉब्स, तो वो मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा कनेक्टेड हैं, क्योंकि सर्विसेज में ज्यादातर हाईली स्किल्ड जॉब्स ज्यादा आते हैं, और सर्विसेज में फिर दूसरे जॉब्स जो हैं इतने हाई प्रोडक्टिविटी, हाई वेज, जिसमें अच्छे वेजेस मिलते हों, अच्छे इमोल्यूमेंट्स मिलते हों, वो कम बन पाते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। तो इसमें डीएफआई हमारा जो है, अभी कंडीशन स्टिल ऐसी रही है, मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग में इतना नहीं आ पाया है। तो हमने इसमें जो रोड मैप दिया है, उसमें काफी इस बात पे जोर दिया है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग में जो है हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है। चाइना से जो एग्जिट हो रही है बहुत सारी लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में, क्लोथिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, फुटवेयर, लेदर वगैरह में जो एग्जिट हो रही है लार्ज कंपनीज की, वो कंपनीज यहाँ आकर इन्वेस्ट करें। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में हमने कहा है कि जैसे कोस्टल एम्प्लॉयमेंट जोन इसका एक बड़ा अच्छा इंस्ट्रूमेंट हो सकती हैं। एक और आपने सुझाव दिया है, हमें लगता है काफी अच्छा सुझाव है, सुनने में तो अच्छा लगता है, वो ये कि कस्टम ड्यूटी को ऑपरेशनलाइज कर दीजिए। अलग अलग आइटम पे अलग अलग कस्टम ड्यूटी है, इसको आप एक साथ कर दीजिए और एक कस्टम ड्यूटी रखिए। मुझे पता नहीं लगता कि व्यवहारिक नहीं है। आपको लगता है कि व्यावहारिक नहीं है? व्यवहारिक नहीं है। क्यों व्यावहारिक नहीं है? क्योंकि अब किसी की जरूरत ज्यादा है, कोई डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हार्मफुल है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाता है, तो उसके साथ हम कस्टम ड्यूटी तय करते हैं। एक रखेंगे तो फिर कैसे बैलेंस कैसे? नहीं, इसमें आपको मैं बताऊं, कुछ सेक्टर्स को छोड़कर बहुत हैंडफुल ऑफ सेक्टर्स, शायद 2%, 3%, मुझे नहीं पता कि परसेंट कितने हैं, पर हैंडफुल ऑफ सेक्टर्स, जैसे ऑटो इंडस्ट्री है, मुझे पता है, टेक्सटाइल क्लोथिंग में शायद थोड़ा ज्यादा है। बाकी जो हमारे इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, इंडस्ट्रियल इंपोर्ट्स में हाईएस्ट टैरिफ रेट आज जो है 10% है, 10% या कम। सो कईयों में 7 से कम है और कईयों में 7 से ज्यादा है, पर जो सीलिंग रेट है वो करीब 10% है। तो 10 से जो है को 7 से यूनिफाई करना कोई बहुत मुश्किल वाला काम नहीं है, अव्यावहारिक नहीं है ये। अब हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं वहां से तो 7 पर आ सकते हैं, कुछ बढ़ेंगी तो कुछ घट जाएंगे। तो ये मान के चलो कि अगले 3 साल में, चूंकि एक बिल्कुल स्पेसिफिक आप रिकमेंडेशन दे रहे हैं, अगले 3 साल में कस्टम ड्यूटी रेशनलाइज करके 7% पर कर देंगे हम? नहीं, ये हमारी रिकमेंडेशन है। तो जैसा आप जानते हैं, मैंने पहले भी कहा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्योंकि एक्शन प्लान, इसलिए मैं बार बार उसके एक्शन के मोर्चे पर आ रहा हूं। बिल्कुल सही है, पर हम रिफॉर्म्स पुश कर रहे हैं, तो हम करने वाले नहीं है पर हम रोड मैप तो सजेस्ट कर ही सकते हैं। आपकी बातें वैसे बहुत सुनी जाती हैं सरकार में। नहीं, खैर, एक दूसरा जो सबसे बड़ा रिफॉर्म करने जा रहे हैं वो है जीएसटी को लेकर के। जीएसटी पे काफी सारी बातें हो गई हैं, लेकिन एक मुद्दा जो है हर इंडस्ट्री की तरफ से उठ कर आ रहा है। मैं आपसे बात करने से पहले भी कई लोगों से बातचीत की, हर कोई कह रहा है कि 1 जुलाई की तारीख थोड़ी सी एम्बिशियस है, इसको लेकर सरकार को अब थोड़ा 1 आध महीने और आगे पुश करना चाहिए, क्योंकि टाइम हमारे पास 15 सितंबर तक का है। 1 जुलाई पे क्यों सरकार अड़ी हुई है जीएसटी लागू करने को लेकर? आपका क्या मानना है? नहीं, आप इसमें ये सोचिए कि मार्जिन आपका कितना है, 1 जुलाई या 1 सितंबर। इसलिए जब ट्रेन छूटनी होती 2-2 मिनट पानी लगता है। मैं एक बात बताऊं आपको, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब कुछ हो नहीं रहा था तो आप लोग सभी कह रहे थे, इंडस्ट्री भी कह रही थी कि कुछ नहीं सरकार कर रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, और 10 साल खींच दिए। ये सब बातें आप ही लोग कहते थे, इंडस्ट्री भी यही कहती थी। अब जब हो रहा है और सरकार तेजी से बढ़ने की कोशिश कर रही है, तो आप करें, अरे भाई और क्यों गए आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? ये तो
आप वही बात हुई, सिर्फ भी मेरी पुट भी मेरी। आखिरकार जीएसटी को लागू तो करना है, उसको स्वीकार करना है इंडस्ट्री को, ट्रेडर। और देखिए, अगर वो थोड़े से तैयार नहीं है तो क्या हम उसे जरूरत पड़ने पर समीक्षा के बाद 1-2 महीने की मोहलत दे सकते हैं? नहीं, आप ऐसा देखिए कि अगर हम शुरू करेंगे तो वो भी जल्दी तैयार होंगे, वो भी जल्दी शुरू होंगे। अगर आप 3 महीने खिसका देते हैं तो जो प्रोग्रेस इन 3 महीनों में हो सकती है 1 जुलाई से 1 सितंबर तक, वो प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। तो शुरू तो कीजिए, लेट अस स्टार्ट। और अभी तो हमने स्टेट से बात करी, जो हमारी गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई थी पिछले संडे को, बहुत एंथुसियाज्म था स्टेट्स में। सो उसके बाद तो खैर अगले दिन एक स्टेट ने तो पास भी किया लेजिस्लेशन, क्योंकि जीएसटी स्टेट्स को पास करना है। तो मैं समझता हूं कि इसका फायदा होगा, ये तो सर मान्य सत्य है, लेकिन इसमें कई सारे एग्जाम्पशन है, पूरी तरह से एग्जाम्पशन खत्म हो जाएंगे, यहां तक कि राज्यों की तरफ से एग्जाम्पशन उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। आपको लगता है कुछ समय के लिए कुछ चुनिंदा इंडस्ट्री को जो एग्जाम्पशन के आधार पर चल रही थी, निवेश किया गया था, उसको थोड़ी मुश्किल आ सकती है? थोड़ा सा एडजस्टमेंट तो होगा ही, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम एफिशिएंसी लाना चाह रहे हैं तो कुछ एडजस्टमेंट तो होना चाहिए। पर जो इंडस्ट्रीज को शुरू में थोड़ा सा अगर डिसएडवांटेज होता भी है, लॉन्ग रन में इन इन्वेस्टर्स को फायदा ही होगा। और रिमेंबर कि एडजस्टमेंट में ये जब होता है तो ये जरूरी नहीं है कि वो अगर एक सेक्टर से निकल के दूसरे सेक्टर में भी तो जा सकते हैं। इन्वेस्टर्स तो मल्टीपल इंडस्ट्रीज में जाहिए, जिसने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पैसा लगा रखा है, लॉन्ग टर्म उसमें गेन होता है, तो उसमें मुझे लगता है इसने कम समय के लिए स्विच करना दूसरे सेक्टर में थोड़ा सा मुश्किल होगा। नहीं, वो ठीक है, पर मैं ये कह रहा हूं आपको कि एडजस्टमेंट मार्जिन पे होगा थोड़ा, ऐसा कोई बड़ा एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है आपका। क्योंकि जीएसटी को लेकर सर एक चीज और होने जा रहा हुआ है कि जीएसटी का रेट अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन सरकार ने एक बेसिक फार्मूला बता दिया है जिसपे जितना टैक्स लगता है उसके आसपास के ब्रैकेट में हम रखेंगे। आपके हिसाब से रेट तय करते वक्त किस चीज का ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि हर इंडस्ट्री के मन में चिंता है कि हमारा टैक्स का क्या होगा। कई तो ब्रैकेट के आसपास हैं, कई ब्रैकेट से दूर हैं, तो उनको लगता है मैं अपर में जाऊंगा कि नीचे में जाऊंगा, तो उनका डर है उनके पास। अब ये तो मेरे ख्याल से मिनिस्ट्री को और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी मिलकर दोनों को आपस में तय करना होगा। पर आप देखिए कि सरकार ने इसमें जो है बुद्धिमानी दिखाई है कि 4 स्लैब्स रखे हैं, इसीलिए ताकि जो है किसी को भी बहुत दूर नहीं जाना पड़े। कुछ नीचे वाले में चले जाएंगे, कुछ ऊपर वाले में, पर जो भी एडजस्टमेंट होगा वो कोई बहुत ज्यादा लार्ज नहीं होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि अगेन ये फियर थोड़ा एक्सेसिव शायद है। आप प्रेस भी जो है इसको कम प्ले करती है, पर इतना नहीं है, क्योंकि अब 4 स्लैब होने की वजह से सभी जो है अपने नियरेस्ट स्लैब में अगर जाएंगे तो एडजस्टमेंट। तो मतलब ये है कि जीएसटी लागू होने के बाद महंगाई बढ़ने वाला जो खतरा है वो नहीं है? नहीं, वो मैं नहीं महसूस करता, बिल्कुल है। क्योंकि उसमें देखिए, एक तो सबसे बड़ा ये कि जो कैस्केडिंग ऑफ टैक्स होता था, कई अभी भी जो है कैस्केडिंग होता था कि टैक्स पे टैक्स लगता था, वो खत्म हो जाएगा इसमें बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा टैक्स का बर्डन कम करने में ऑन स्पेसिफिक कमोडिटीज रहेगा ये सेक्टर। सरकार ने एसबीआई के 5 एसोसिएट बैंकों का मर्जर कर दिया है। अब ऐसे कई छोटे छोटे सरकारी बैंक अभी भी हैं, एसबीआई के बैंक के अलावा की बात करें, आपको लगता है कि उनको भी अब मर्जर की तरफ आगे कदम बढ़ाना चाहिए ताकि बड़े बैंक 4-5 अपने पास इंडिया में? इश्यू टाइमिंग का है कि कब करना चाहिए, पर कंसोलिडेशन हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत जरूरी है। ये आप कब देखना चाहेंगे, फिस्कल में या फिर अपने 3 ईयर एक्शन प्लान में देखना चाहेंगे उसको? नहीं, अगर एक्शन प्लान के दौरान 3 साल में हो सकता है तो अच्छी बात है, अगर 3 में नहीं होता है तो अगले कुछ साल में पॉसिबल होगा आपको लगता है? इस फिस्कल में तो सबको लाना, 4-5 में लाना बहुत मुश्किल है। चलिए एक आखिरी सवाल तक पूछूंगा, वो है एग्रीकल्चर टैक्स को लेकर मुद्दा उठा, सरकार की तरफ से खंडन आया, आपने भी कहा कि हम 3 साल के एक्शन प्लान में इसको शामिल नहीं किए, लेकिन मेरे जहन में यही सवाल है, और जो सवाल आपके एक मेंबर ने मुझसे खुद पूछा कि तुम टैक्स देते हो, मैंने कहा मैं देता हूं। उन्होंने इशारा किया कि खिड़की के बाहर जो लोग बैठे हैं वो भी टैक्स देते हैं, तो मैंने कहा देते हैं, फिर किसानों को टैक्स क्यों न देना चाहिए अगर उनकी आमदनी ज्यादा है? तो मेरा सवाल यह है कि आखिर एग्रीकल्चर फार्मर को जो कृषि से आमदनी होती है उस पर इनकम टैक्स क्यों न लगाया जाए अगर उनकी आमदनी तय सीमा से ज्यादा है? नहीं, आप ये देखिए, 1-2 बातें बताऊं। मैं नीति आयोग को रिकमेंडेशन पर नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ विचार मैं समझ गया आपकी बात समझ गया। अब देखिए कि अभी जो है हमारे देश में अगर गरीबी देखें कि कहां पर है, कोई भी आप गरीबी रेखा यूज कर लीजिए, कम से कम 80% गरीब हमारे जो हैं वो एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी में है।
तो मैं कहाँ कर रहा हूँ गरीबों का टैक्स लगे, मैं तो कर रहा हूँ उस एग्रीकल्चर रूरल इकोनॉमी में 2%, 3%। इसमें कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, किसको आप कोशिश कर रहे हैं? रेवेन्यू नहीं लेंगे हम टैक्स। और शहरों में देखिए आप कितना इवेजन है। आपको तो पता होगा कि वित्त मंत्री ने जब भाषण में कहा कि जो लोग 10 लाख से ऊपर की अपनी इनकम डिक्लेयर करते हैं, कुल मिलाकर 24,000 लोग पूरे हिंदुस्तान में। आप मुझे बताइए कि ये टैक्स दे रहे हैं हम लोग? 24,000 लोग कुल मिला के कहें कि सिर्फ उनकी इनकम, सिर्फ 24,000 लोग कहें कि हमारी इनकम 10 लाख से ज्यादा है। हर साल जो है आप गाड़ियां खरीद रहे हैं वो कम से कम 25 लाख। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको आप छोड़ दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ 24 लाख हैं सर। मैं कह रहा हूँ 70% आबादी जिस क्षेत्र में रहती है वहां से टैक्स कलेक्शन आपका नहीं के बराबर है। तो वहां पे जो लोग ज्यादा आमदनी कमाते हैं कृषि से, खेती से, उन पर टैक्स क्यों न लगाया जाए? पर आप देखिए कि ज्यादातर आबादी वहां पर है, बहुत ही गरीब आबादी है। और जो आफ्टरऑल आप फूड सिक्योरिटी की जो बात करते हैं वो कृषि में रहने से ही तो आएगी। अगर वहां पर भी आप फिर जो है टैक्स लगाना शुरू कर देंगे अभी से, तो फिर फूड सिक्योरिटी की बात कहां से आप करेंगे? तो थोड़ा समय दीजिए। अभी फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई जल्दी भी नहीं है। अभी तो कृषि में जो है हमारा सारा एम्फेसिस है कि किस तरीके से हम कृषि में जो है किसान की इनकम दुगनी करें 2022 तक। ऐसे में अगर टैक्स की बात हम करेंगे तो सिग्नल ही बिल्कुल गलत जाता है कि एक तरफ आप ही कहेंगे मुझे वापस आकर कि एक तरफ तो आप किसानों की इनकम दुगनी करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ पे टैक्स लगा रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये सैद्धांतिक तौर पर आप इसके खिलाफ हैं या फिर व्यवहारिक अभी नहीं है लगाना, हालात नहीं है अभी लगाने के लिए? नहीं, व्यवहारिक है ही नहीं तो उसके बाद सैद्धांतिक का प्रश्न नहीं उठता। व्यवहारिक है ही नहीं, इसको व्यवहारिक नहीं है तो इस पर फिलहाल या फिर आने वाले दिनों में कोई विचार नहीं किया जाना चाहिए? वेल, हम कोई विचार नहीं करने वाले हैं इस बारे में। हमारा विचार बिल्कुल क्लियर है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।